नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल सी की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओएस के बारे में, क्योंकि हम लोगों का पहला चैप्टर समाप्त हो गया है और दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग परिचय करेंगे और उसके बारे में और भी अधिक जानकारी लेंगे कि कैसे काम करता है, कहाँ उपयोग होता है, बहुत सारी जानकारी इसके बारे में हम लोग लेने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इमेज लगा कर रखा हुआ है और ये इमेज जो है ये कुछ ओएस का लोगो है। आई थिंक कि आप इस इमेज को देख करके ज़्यादातर इमेज को देखकर पहचान गए होंगे कि कौन क्या क्या है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे ये विंडोज़ का लोगो है और ये मैक ओएस का लोगो है, ये जो है आपके आईफोन का ये लोगो है और यहाँ पर एक डास का लोगो है और उसके बाद यहाँ पर आपका एंड्रॉयड का लोगो है। तो ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो उस पूरे सिस्टम को क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं, जिसके माध्यम से आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर क्या करता है? रन करता है, चलता है ना। तो मैंने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो, आई थिंक कि 2-3 वीडियो मैंने बताया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फिर भी ट्रिपल सी में ये अलग चैप्टर दिया हुआ है, इस वजह से मैं इसको बना रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, है ना। तो इसका इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के बेसिक कार्यों को पूरा करता है और कंप्यूटर का यह महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस बनाता है, जिसके माध्यम से यूजर क्या करता है? काम कर पाता है और इसी के माध्यम से कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और अन्य डिवाइसेस जो भी लगी होती हैं, सारे क्या होते हैं? कंट्रोल होते हैं, है ना। तो यह क्या करता है? एक प्लेटफॉर्म बनाता है जिस पर यूजर कार्य करता है अपने प्रोग्राम को इंस्टॉल करके, है ना। तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा इसकी बेसिक के बारे में समझ लेते हैं, है ना। सेकेंड नंबर पे है बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन कार्य होता है ना, ये कंप्यूटर को निर्देश देता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर का ये एक तरह का क्या है? आत्मा है, सोल है ना। और इसके बिना हम कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकते या इसके कंप्यूटर के बारे में कोई कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि यह कंप्यूटर में जब इंस्टॉल होगा तभी आपका कंप्यूटर रन करता है। उसमें जो भी हार्डवेयर लगे होते हैं तभी वो क्या करते हैं? चलते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर लगे होते हैं सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो आपका प्रोग्राम होता है, यूज करते हैं जो प्रोग्राम, उसको क्या करता है? एक एक करके एग्जीक्यूट करता है। और तो और ये क्या करता है? प्रोसेसर को एक काम बांट देता है और एक टाइम फिक्स करता है जिसमें प्रोसेसर क्या करता है? कार्य को पूरा करता है। तो ये क्या करता है? सभी प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट कराने का काम करता है तथा हार्डवेयर को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। और यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और यह एक क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। तो ये तो था इसका बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर हेडिंग है बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। और इसमें नंबर ए दिया हुआ है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शन है, इसके बारे में थोड़ा सा मेन चीज को हम लोग 2 लाइन समझ लेते हैं। जैसे पहला दिया हुआ है प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, है ना। ओएस क्या करता है? आपके सीपीयू को बहुत ही अच्छे ढंग से मैनेज करता है, क्योंकि एक आपका ओएस जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एकदम कंप्यूटर का महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है ना। और जो भी आप प्रोग्राम इसमें लोड करते हैं वो सब किस प्लेटफॉर्म में चलता है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोग्राम को रन कराता है। तो सबसे पहले तो आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम समझने की कोशिश करता है कि ये किस तरीके का आदेश है, अरिथमेटिकल टाइप है कि लॉजिकल टाइप है ना। तो देख लेता है कि जो जिस प्रकार का है उसको उसी यूनिट में सीपीयू को बांट देता है, दे देता है और उसको एक टाइम पीरियड में कार्य देता है कि आपको इतने कार्य में इतने टाइम में आपको कार्य करना है, कंप्लीट करना है। तो क्या करता है? सीपीयू आपका उसी टाइम पीरियड में एक एक करके हर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है ना। तो इस तरह से क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोसेसर को, सीपीयू को बहुत ही अच्छे ढंग से मैनेज कर पाता है। तो इसी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम एक खास तरह से महत्वपूर्ण है और एक कंप्यूटर की आत्मा है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, है ना। देखिए ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करता है। ये आपके कंप्यूटर में एक जगह बना करके रखता है जिसमें आप अपने प्रोग्राम को लोड करते हैं और आपका जो भी प्रोग्राम आपका लोड रहता है, आपके कंप्यूटर में रखा होता है, फाइल रखी होती है, उसको आपको सेकेंडरी मेमोरी से ला करके मेन मेमोरी में रखता है, मेन मेमोरी से ले जाकर सेकेंडरी मेमोरी में रखता है। तो इस तरह से क्या करता है? ये आपकी मेमोरी को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज कर पाता है। वो कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। अब तीसरा है फाइल मैनेजमेंट, है ना।
देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, फाइल को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है। इसकी खासियत ये है कि आप जो भी फाइल जिस डायरेक्टरी में रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं और आप वहां से इसको निकाल सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको पता होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि आपने किस फाइल को कहाँ रखा हुआ है। बस आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, आपको वो फाइल वहाँ से ढूंढ करके दे देगा। तो ये क्या करता है, फाइल को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। देखिए अभी जस्ट मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि हार्डवेयर को पूरे कंट्रोल करता है, किस हार्डवेयर से क्या काम करवाना है, किस हार्डवेयर से क्या काम करवाना है, इसको पूरा पता होता है। तो ये जो भी आपके इनपुट डिवाइस लगे होते हैं, आउटपुट डिवाइस लगे होते हैं, सबको क्या करता है, मैनेज करता है कि किस तरीके से कौन से डिवाइस से कैसे काम करवाना है, सब ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है। वो क्या करता है, काम करवा लेता है ना। तो इस तरह से इनपुट आउटपुट को मैनेज कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। देखिए विंडोज में सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही इस समय पावरफुल आ रहा है ना। अब इसको एक तरह समझिए तो हैक करना आसान नहीं रह गया। इसमें विंडोज फायरवॉल नाम से इस समय सेटिंग आ रही है, विंडोज डिफेंडर के नाम से सेटिंग आ रही है। इसके बाद इसमें एक एंटीवायरस का अलग ही सिस्टम आ गया है। तो इस तरह से क्या है, इसमें सिक्योरिटी फीचर बहुत ज़बरदस्त दिया हुआ है, जिससे क्या होता है कि आपका सिस्टम वायरस से बचा होता है। उसके अलावा जो बाहरी अटैक होता है, हैकिंग का सिस्टम होता है, उससे बचा होता है। लेकिन एक बात है इसमें कि जो सिक्योरिटी फीचर है वो तभी काम करता है जब आपका ओएस फुल वर्जन में हो या आपने लाइसेंस सहित खरीदा हो, तभी ये सिक्योरिटी फीचर्स काम करता है। नहीं तो कॉपीराइट्स वाले तो बहुत लोग चला रहे हैं, तो वो सब क्या है, हैक हो जाएंगे बहुत आसानी से। लेकिन जो आप लाइसेंस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदेंगे उसको हैक करना आसान नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी फीचर बहुत ज़बरदस्त होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है एरर डिटेक्टिंग, है ना। देखिए अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कभी कभी जो है करप्ट हो जाता है, तो आप उसको ट्रबल शूट करा करके आप क्या करते हैं, उसको एरर को सही कर लेते हैं। तो ये एरर का पता लगाता है कहाँ से फाइल को करप्ट हुआ है, कहाँ से दिक्कत आई है, उसको ट्रबल शूट में सर्च करता है और उसको रिपेयर कर लेता है। तो ये भी सुविधा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है। तो इस वजह से कंप्यूटर का मेन जो सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह कंप्यूटर की आत्मा है। और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप जो प्रोग्राम रन कराना चाहते हैं उस पर रन कराते हैं, उस पर कार्य करते हैं। जो भी आप प्रोग्राम एप्लीकेशन रन कराते हैं सब आपके ओएस के प्लेटफॉर्म पर ही चलता है ना। तो ये तो था हम लोगों का थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझे हैं। आगे चल कर समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है, ये भी देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पर नोट किया हुआ है, चलिए उसको एक एक करके देख लेते हैं। पहले रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इतने प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अभी बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को नोट किया हुआ क्योंकि ये बुक में दिया हुआ था, है ना। चलिए एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहला दिया हुआ है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS, इसको शॉर्टकट में RTOS कहा जाता है। इस पॉइंट को हम लोगों को नोट करना है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है ना। एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो समय पर प्रतिक्रिया देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह वास्तविक समय में काम करता है। यह सिस्टम विशेष रूप से उन अनुप्रयोगों में उपयोगी होता है जिनमें निर्धारित समय सीमा के भीतर संचालन की आवश्यकता होती है। देखिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़्यादातर यूज जैसे सैटेलाइट, है ना, या यहाँ पर दिया है ना स्वचालन और रोबोटिक्स में किया जाता है। एक इसकी एक और खासियत है कि अगर रियल टाइम में ये अपना कार्य पूरा नहीं करता है तो आगे जाकर के एरर हो सकता है ना। तो इस वजह से ये अपने एकदम रियल टाइम पर ये रिस्पॉन्स करता है ना। इस वजह से इसको सैटेलाइट में यूज किया जाता है। इसके अलावा रोबोटिक्स में यूज किया जाता है ना, एम्बेडेड सिस्टम में यूज किया जाता है। और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है RT Linux, VxWorks और QNT इत्यादि। ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है और किसके उदाहरण है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है ना। नेक्स्ट है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता को सेवाएं प्रदान करता है। इसमें केवल एक उपयोगकर्ता के लिए संसाधनों का प्रबंध किया जाता है
यह सिस्टम मल्टीटास्किंग या मल्टी यूजर कार्यक्षमता की अनुमति नहीं देता, यानी कि एक समय में एक ही कार्य को एक ही यूजर कर सकता है ना। और इसका जो उदाहरण है MS DOS, विंडोज 98 और विंडोज NT, विंडोज 2000, ये सब क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जिस पर सिंगल यूजर वन टाइम में सिंगल टास्क कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक ही समय में कई यूजर या प्रोग्राम्स को संसाधन जैसे CPU समय प्रदान करता है। इसमें CPU समय को छोटे छोटे टाइम स्लाइड्स में बांटा जाता है और हर प्रोग्राम या यूजर को अपनी बारी पर थोड़ा सा समय दिया जाता है। यह सिस्टम मल्टीपल यूजर को एक साथ कंप्यूटर के संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति देता है, जिससे सिस्टम अधिक प्रभावी और इंटरैक्टिव बनता है ना। देखिए, ये यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस पर क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे यूजर कार्य करते हैं और बीच में इसका सेंटर होता है। कहीं भी इसका एक सेंटर हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर एक इसका सेंटर है और यहाँ पर कई यूजर बैठे हुए हैं, है ना। तो यूजर कई जगह यहाँ पर बैठे हुए हैं और सबको CPU क्या करता है, एक समय देता है ना। अब जैसे यहाँ पर काम ये किया, नंबर 2 पे ये काम किया, नंबर 3 पर ये काम किया, नंबर 4 पर ये काम किया, है ना। तो ये टाइम जो है कि CPU सबको बांट देता है। जैसे ही यहाँ पर ये काम किए, ये काम किए, ये काम किए, ये काम किए, मान लीजिए एक तरह से सब लोग साथ काम किए, है ना। तो CPU क्या करता है, थोड़ा सा टाइम लेकर के ऐसा बांटता है कि किसी को पता नहीं चलता है। जैसे कि ना तो इसको पता चल पाएगा, ना इसको, ना इसको, ना इसको, लेकिन क्या करेगा, थोड़ा टाइम इसको दे देगा, थोड़ा टाइम इसको देगा, थोड़ा टाइम इसको और थोड़ा टाइम इसको, लेकिन आपको नहीं पता चल पाएगा कि इसने टाइम लिया हुआ है सबसे। थोड़े से समय के अंतराल में चारों का कार्य क्या कर देगा, पूरा कर देगा, लेकिन चारों यूजर को पता नहीं चल पाएगा कि हमको लेट हुआ काम करने में, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, ये समय के साथ बांट देता है ना। तो इस वजह से इसको कहा जाता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रोग्राम या कार्यों को एक साथ एक बैच में प्रोसेस किया जाता है। इसमें उपयोगकर्ता अपनी जॉब्स को एकत्रित करके सिस्टम को देते हैं और सिस्टम उन जॉब्स को बिना किसी मानव हस्तक्षेप के निर्धारित क्रम में प्रोसेस करता है। बैच प्रोसेसिंग में एक समय में केवल एक ही कार्य प्रोसेस होता है, जिससे CPU का पूरा समय उस कार्य के लिए समर्पित रहता है। यह सिस्टम मुख्य रूप से व्यावसायिक कार्यों जैसे कि पेरोल प्रोसेसिंग या बड़ी गणनाओं के लिए किया जाता है और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है DOS और IBM OS 2, है ना। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है ना कि बैच प्रोसेसिंग जो होता है ना, इसमें एक साथ बहुत सारे कार्य को दे दिया जाता है एक ही बार में इसको। तो ये क्या करेगा, हर एक कार्य को धीरे धीरे पूरा कार्य को समझ लेगा और एक एक करके आपके कार्य को पूरा करता जाएगा। एक तरह से समझ लीजिए कि आपको एक आलू दे दिया गया या ढेर सारा आलू दे दिया गया छीलने के लिए, तो उसमें एक आलू को आप उठाएंगे, बारी बारी से छीलेंगे, फिर रखेंगे, बारी बारी से छीलेंगे, रखेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या किया, पूरे टास्क को एक साथ इसको दे दिया गया और एक एक टास्क को क्या करता है, चेक करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है ना। तो ये हो जाता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो एक ही समय में कई प्रोग्रामों को लोड और निष्पादित करने की क्षमता रखता है ना। इसमें CPU समय को विभिन्न प्रोग्रामों के बीच साझा किया जाता है ताकि एक प्रोग्राम CPU का उपयोग कर रहा हो जबकि दूसरे प्रोग्राम IO ऑपरेशन कर रहे होते हैं। इससे CPU का समय अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग होता है और सिस्टम की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। मल्टी प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्राम के पूरा होने का इंतजार किए बिना अन्य प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिससे सिस्टम की गति तेज होती है। इसके उदाहरण क्या होते हैं, लाइनक्स और यूनिक्स। कुल मिलाजुला करके मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई प्रोग्राम को इसमें रन कराए जा सकते हैं, है ना। और इसका उदाहरण है यूनिक्स और लाइनक्स, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक से अधिक प्रोसेसर CPU होते हैं और ये सभी प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं।
इस सिस्टम में अलग अलग प्रोसेसर एक साथ विभिन्न कार्यों को प्रोसेस करते हैं, जिससे सिस्टम की प्रदर्शन क्षमता और गति में वृद्धि होती है। मल्टी प्रोसेसिंग के द्वारा प्रोसेसों को समानांतर है ना पैरेलल रूप से चलाया जा सकता है, जिससे कार्य तेजी से पूरे होते हैं। यह सिस्टम बड़े जटिल कार्यों के लिए उपयुक्त है, जैसे कि सर्वर या उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में, है ना। और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है लाइनक्स और यूनिक्स, है ना। लाइनक्स और यूनिक्स का बार बार नाम आएगा, या डास का भी नाम आएगा बार बार। देखिए सिंपल चीज़ है कि किसी सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोसेसर अगर लगते हों तो जाहिर सी बात है कि वो काम बहुत तेज़ी से करेगा। अब सिंपल चीज़ है कि किसी कार्य को एक आदमी कर रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, मान लीजिए आधे घंटे का, और उसी कार्य को 2-4 लोग मिल कर करेंगे तो हमको लग रहा है कि 10 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि किसी भी सिस्टम में अगर एक से ज़्यादा अगर प्रोसेसर लगे हैं तो क्या करेगा, वो किसी कार्य को बहुत तेज़ी से करता है, या बहुत ज़्यादा काम जो हैवी होते हैं उसको क्या करता है, ये बांट करके काम करवा लेता है। तो ये ज़्यादातर यूज कहाँ होते हैं, सर्वर में। सर्वर जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ यूज करती हैं, है ना। बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे कि जहाँ पर डेटा, अब हम कहने का मतलब कि एक जगह पर एक सर्वर पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक सर्वर है, एक कंपनी है ना, और यहाँ पर हज़ारों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हज़ारों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और सबको दे दिया गया लैपटॉप। अब वो क्या किए, एम्प्लॉय अपना अपना काम किए, और सबका डेटा उनके तो लैपटॉप में है, कंपनी के पास तो कुछ नहीं रह जाएगा। तो कंपनी ने क्या किया, एक सर्वर बना दिया। सर्वर मतलब एक ऐसा पीसी, हैवी पीसी तैयार किया जो कि एक सेंटर में यहाँ पर सेट कर दिया। अब सबको नेटवर्किंग के माध्यम से इनको डेटा जो है कि शेयर करने की अनुमति दे दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय हैं काम करेंगे, सबका डेटा जो है आपका CPU में आकर के सेव होगा। तो इस तरह से क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो एक समय में कई यूजर्स को कंप्यूटर के संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति देता है। इसमें हर यूजर को अपना व्यक्तिगत वातावरण और संसाधन प्रदान किए जाते हैं, लेकिन सभी यूजर एक ही सिस्टम पर कार्य कर सकते हैं। यह सिस्टम यूजर को साझा संसाधनों जैसे CPU, मेमोरी और स्टोरेज का उपयोग करने का अवसर देता है, जबकि हर यूजर का डेटा सुरक्षित रहता है। उदाहरण के लिए यूनिक्स और लाइनक्स मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। जैसे देखिए अभी इस समय हम लोग प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि आजकल एक CPU कहीं कहीं हम लोगों को, जैसे किसी संस्थान में अगर चले जाएंगे तो ज़्यादातर हम लोगों को ये देखने को मिल जाता है कि एक CPU लगा होता है और उसके साथ बहुत सारे मॉनिटर लगे होते हैं, है ना। बहुत सारे मॉनिटर लगे होते हैं, लेकिन CPU एक ही दिखता है और कोई CPU नहीं दिखता है। हाँ, लेकिन कीबोर्ड माउस सबके साथ दिखेंगे, है ना। कीबोर्ड माउस सबके साथ दिखते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि सबको, अब यहाँ पर जितने यूजर हैं, अब यहाँ पे जो भी प्रोग्राम लोड रहता है इसी में लोड रहता है ना। और एक थिंग क्लाइंट एक आता है आपका हार्डवेयर, है ना, जो आपके मॉनिटर के पीछे लगा दिया जाता है, और क्या होता है, सबको केबल के माध्यम से जोड़ दिया जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर भी केबल के माध्यम से इसको जोड़ दिया जाता है, और सब आकर कहाँ जुड़ते हैं, आपके सर्वर वाले पीसी में। अब थिन क्लाइंट से क्या करता है कि ये ऐसी सुविधा देता है कि जैसे यहाँ पर कोई यूजर बैठा हुआ है और ये चल रहा है, तो यहाँ का ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे भी खुलेगा, लेकिन यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर भी यूजर बैठा है, यहाँ पर भी यूजर बैठा है, तीनों यूजर बैठ के काम कर रहे हैं, और तीनों को ऐसा नहीं है कि ये काम करेगा तो इसका इसमें दिखेगा, इसका इसके में दिखेगा, नहीं, सबको अलग अलग जैसे लगेगा कि काम मिला हुआ है। ये अलग जैसे फील होगा कि ये अलग कंप्यूटर चला रहे हैं, ये अलग कंप्यूटर चला रहे हैं, ये अलग कंप्यूटर चला रहे हैं, सबको अलग फील होगा। ऐसा नहीं है कि ये जो चला रहे हैं इनको भी दिखेगा, नहीं, ये अपना चलाएंगे, ये अपना चलाएंगे, ये अपना चलाएंगे, लेकिन डेटा कहाँ सेव होगा, आपके इस पीसी में, सर्वर में, है ना। तो इस तरह से मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कई कंप्यूटरों या नोड्स को आपस में जोड़कर काम करता है ना, और यह संसाधन को साझा करके एक समग्र सिस्टम की तरह कार्य करता है, जिसमें हर नोड अपने संसाधनों का प्रबंध करता है, लेकिन सभी नोड मिलकर एक सामान्य उद्देश्य के लिए काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में डेटा और प्रोसेसिंग को अलग अलग नोड्स पर वितरित किया जाता है, इससे सिस्टम की प्रदर्शन क्षमता और विश्वसनीयता बढ़ जाती है ना। इसका प्रमुख लाभ यह है कि सिस्टम को स्केलेबल और लचीला बनाया जा सकता है, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग में देखा जाता है।
जैसे कि डास, है ना। यह है हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो एक समय में केवल एक ही कार्य टास्क को प्रोसेस करता है। इसमें सिस्टम केवल एक प्रोग्राम या एक प्रक्रिया को निष्पादित करता है और उस प्रक्रिया के पूरा होने तक दूसरा कार्य नहीं किया जा सकता। यह ऑपरेटिंग सिस्टम साधारण कार्यों के लिए उपयुक्त होता है, जिससे जैसे कि पुराने कंप्यूटर सिस्टम या छोटे डिवाइसों में इसका मुख्य लाभ है कि इसे प्रबंध करना सरल होता है, लेकिन इसकी सीमित क्षमता के कारण मल्टीटास्किंग के मुकाबले इसकी कार्यक्षमता कम होती है। उदाहरण के लिए MS-DOS एक सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है और दूसरा पाम OS, है ना। तो ये सब क्या है, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जिस पर एक समय में एक ही कार्य हो पाता है ना। दूसरा कार्य नहीं हो पाएगा, जब तक ये कार्य फिनिश नहीं होगा तब तक दूसरा कार्य करेगा ही नहीं, है ना। नेक्स्ट हम लोगों का पॉइंट है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। अब देखिए, मैंने जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया ना, नाम पढ़ करके ही समझ गए होंगे कि ये किस तरह का होगा। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम NOS, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, NOS, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर और डिवाइसों के बीच संसाधनों को साझा करने और प्रबंधित करने की सुविधा प्रदान करता है। इसमें केंद्रीय सर्वर या कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों को संसाधन जैसे फाइलें, प्रिंटर और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराता है। यह सिस्टम नेटवर्क के माध्यम से डेटा ट्रांसफर, सुरक्षा, उपयोगकर्ता प्रबंधन को नियंत्रित करता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर बड़ी संस्थाओं या व्यवसायों में उपयोग किया जाता है, जहां कई कंप्यूटरों को एक साथ काम करना होता है। उदाहरण के लिए विंडोज सर्वर और यूनिक्स इसके उदाहरण हैं। इस समय बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं कि अभी मैंने बताया कि सर्वर यूज करती हैं, कहीं कहीं छोटे छोटे संस्थानों में भी मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ही प्रिंटर है, ये हमारा मान लीजिए प्रिंटर है और यहाँ पर एक कंप्यूटर लगा दिए हम, और हमारे पास बहुत सारे यूजर काम करने वाले हैं, बहुत सारे यूजर काम करने वाले, प्रिंटर एक ही है ना। और अब हम चाहते हैं कि सारे यूजर को ये प्रिंटर यूज करने की सुविधा मिल जाए, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने एक हैवी पीसी लगा दिया, है ना। अब हैवी पीसी लगा दिया और उसमें विंडोज सर्वर उसमें इंस्टॉल कर दिया। अब क्या करेगा, सबको मैंने केबल से नेटवर्किंग कर दिया। अब पीसी को भी मैंने यहाँ पर से शेयर कर दिया, अपने प्रिंटर को भी नेटवर्किंग के माध्यम से क्या कर दिया, शेयर कर दिया, है ना। और यहाँ पर इसको भी नेटवर्क कर दिया। तो अब क्या है कि यहाँ वाला यूजर जो बैठा है, प्रिंटर जब यहाँ से कमांड देगा प्रिंट के लिए, तो यहाँ से प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा। चाहे ये भी अगर प्रिंटर पर कमांड देगा तो प्रिंट कर देगा, और यहाँ वाला यूजर भी चाहेगा तो इसको प्रिंट कर सकता है। मतलब क्या करेंगे, यहाँ से बैठा हुआ आदमी प्रिंट का कमांड देगा तो प्रिंटर प्रिंट कर सकता है। मतलब अब इस यहाँ पर आपका प्रिंटर शेयर हो गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही शेयर हो गया, तो इसमें जो भी आपका डिस्क पार्टीशन रहता है ना, इसमें डिस्क पार्टीशन जो कुछ भी रहता है आप सबको शेयर कर सकते हैं। मतलब कि इसमें का जो कुछ भी डेटा रहता है आप इसको भी दिखा सकते हैं, इसको भी, मतलब ये भी यूजर आपका डेटा देख पाएगा, ये भी देख पाएगा, ये भी देख पाएगा और ये भी देख पाएगा। और प्रिंटर जो आपके यहाँ एक ही लगा है, ये भी यूजर यूज कर पाएगा, ये भी यूजर यूज कर पाएगा, और ये दोनों भी यूज कर पाएंगे और आप भी यूज कर पाएंगे। मतलब एक ही प्रिंटर को कई यूजर अपने अपने तरीके से यूज कर पाएंगे, और किसके माध्यम से, शेयरिंग के माध्यम से, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, नेटवर्क करके और एक साथ बहुत सारे लोग प्रिंटर या हार्डवेयर को यूज कर पाते हैं, है ना। तो आई थिंक कि मैंने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।